तो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आपका भाई फिर से एक नए भर्ती अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ। बात करते हैं आज के नए भर्ती के बारे में। रिक्त पद क्या है, योग्यता क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रक्रिया क्या रहने वाला है, वेतन आपको क्या मिलने वाला है, पोस्टिंग आपको कहाँ होने वाला है, आवेदन कैसे करना है, परीक्षा केंद्र कहाँ रहने वाला है, आवेदन शुल्क कितना लगेगा, तमाम जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर चैनल में नए आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुंचे। चलिए बात करते हैं आज के नई भर्ती के बारे में। NML यानी NTPC माइनिंग लिमिटेड है दोस्तों। देखिए बात करते हैं रिक्त पद की। देखिए परियोजना माइनिंग ओवर माइन की बात करते हैं तो कुल पद देखिए दोस्तों 67 यानी कि 67 है। देखिए UR का 30 है, SC का 9 है, ST का 23 है, OBC का 1 है और EWS के 4 है दोस्तों। बात करते हैं मैगजीन इंचार्ज की। तो देखिए कुल पद देखिए दोस्तों 9 है, UR का 9 है, SC का नील है, ST का भी नील है, OBC का नील है और EWS का नील है। बात करते हैं दोस्तों माइनिंग सुपरवाइजर कुल पद देखिए दोस्तों 28 है, UR का 24 है, SC का नील है, ST का नील है, OBC का नील है, EWS का नील है। बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर में देखिए दोस्तों कुल पद 26 है, UR का 20 है, SC का 1 है, ST का 5 है, OBC का नील है और EWS का भी नील है। बात करते हैं दोस्तों वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर में कितना कुल पद देखिए दोस्तों 8 है, UR का 9 है, SC का 0 है, ST का भी 0 है, OBC का 0 है, EWS का भी 0 है। बात करते हैं जूनियर माइन सर्वर का। तो कुल पद देखिए दोस्तों 3 है, UR का 3 है, SC का नील है, ST का भी नील है, OBC का नील है, EWS का भी नील है। बात करते हैं दोस्तों माइनिंग ओवर माइन में देखिए बात करते हैं दोस्तों माइनिंग सरदार का। देखिए कुल पद रहने वाला है 3, UR का नील है, SC का नील है, ST का 3 है, OBC का नील है, EWS का नील है। देखिए दोस्तों योग्यता क्या रहने वाली है, योग्यता की बात करते हैं तो माइनिंग ओवर माइन का देखिए दोस्तों ये राजकीय तकनीक बोर्ड या मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 60 अंकों के साथ माइनिंग में पूर्णकालीन न्यूनतम डिप्लोमा और ST/SC का देखिए दोस्तों न्यूनतम अंक पास यानी कि जनरल OBC का 60% अनिवार्य होगा और SC/ST का बस खाली पास मार्किंग खोज रहा है दोस्तों। देखिए साथ में चिकित्सा यानी कि मेडिकल पेपर भी आपको लगाना होगा दोस्तों, है ना। माइनिंग इंचार्ज के लिए देखते हैं। माइनिंग इंचार्ज में सेम वही है ना। और मैकेनिकल सुपरवाइजर में देखिए दोस्तों तकनीकी बोर्ड या मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 60% अंक के साथ मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग व पूर्णकालीन नियमित डिप्लोमा ST/SC के लिए देखिए दोस्तों सिर्फ पास मार्किंग खोज रहा है ना। तो आप देख लीजिएगा 60 मार्क्स होगा आपका तो भी भरिएगा फॉर्म, अन्यथा नहीं भरिएगा। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की बात करें तो देखिए दोस्तों इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में पूर्णकालीन नियमित डिप्लोमा राज्य तकनीकी बोर्ड मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 60 अंक के साथ, है ना, 60 अंक के साथ होना चाहिए। और ST/SC के लिए शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम उत्तीर्ण अंक होंगे यानी कि पास मार्क्स सिर्फ खोज रहा है।
बात करते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की, है ना। तो राज्य तकनीकी बोर्ड या मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 60 अंक के साथ माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, माइनिंग इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक नियमित डिप्लोमा, ST/SC शैक्षणिक योग्यता में न्यूनतम अंक उत्तीर्ण अंक होंगे, है ना। 60 अंक इसमें भी खोज रहा है, 60%। और ओवरमाइन फॉरमाइन प्रमाण पत्र, है ना, प्रतिबंध एवं योग्यता की डिग्री TGM द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा जारी वैध प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण पत्र, खानों कार्य करने न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव और न्यूनतम 30 वर्ष का होनी चाहिए। यानी आप कहीं एक्सपीरियंस है आपका 5 साल का तो आप दिखा सकते हैं, और न्यूनतम आयु उसमें चाहिए 30 वर्ष, है ना। जूनियर माइन सर्वर की बात करते हैं तो राज्य तकनीकी बोर्ड या मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 60 अंक के साथ माइन सर्वे, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, पूर्णकालीन नियमित डिप्लोमा, ST/SC के लिए दोस्तों देखिए 5 मार्क्स का खोज रहा है ना। माइनिंग सरदार की बात करें दोस्तों, देखिए सरकारी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक 10वीं पास, है ना। शैक्षणिक योग्यता में न्यूनतम अंक पास होना चाहिए, और साथ में क्या लगेगा, कोल के लिए DGM द्वारा जारी वैध खनन सरदार योग्यता प्रमाण पत्र, है ना। उसके बाद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से जारी वैध प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण पत्र यानी मेडिकल पत्र भी आपको चाहिए, मेडिकल पेपर साथ में लगाना है दोस्तों, है ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए नोट में दिया गया है, कोल खनन स्थलों पर, है ना, नियुक्ति के लिए विज्ञापित उपयुक्त विषय में के अंतर्गत, है ना, दिव्यांगों के लिए कोई उपयुक्त पद चिन्हित नहीं है, यानी दिव्यांग इस पद के लिए एलिजिबल नहीं है, या फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आयु सीमा की बात करें तो अभ्यर्थी की आयु कटअप तथा तिथि, है ना, अर्थात ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, 18 वर्ष से आपका कम है तो आपको फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा। सामान्य UR EWS श्रेणी उम्मीदवारों के लिए करियर, है ना, .ntpc.co.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि, है ना, तक ऊपर आयु सीमा 30 वर्ष है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। अब वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए ऊपरी सीमा 40 वर्ष रखा गया है दोस्तों, देखिए, है ना। ऊपरी आयु सीमा श्रेणी वार छूट नीचे उल्लेखित है। देखिए कौन कौन सा श्रेणी का आपको छूट दिया जा रहा है। देखिए OBC का 3 साल का छूट दिया जा रहा है ना, ST/SC का 5 साल का छूट दिया जा रहा है, और NTPC NML की कोल खनन परियोजना, है ना, परियोजना प्रभावित व्यक्ति PAP भू विस्थापित श्रेणी के संबंध में अतिरिक्त 5 साल दिया जा रहा है। देखिए जहाँ पे ये माइंस चल रहा है वहाँ पे अगर कोई विस्थापित हुए हैं, जिसका ज़मीन गया है, घर गया है, तो उसको 5 साल का छूट दिया जा रहा है दोस्तों, है ना। और क्या कहता है, भूतपूर्व सैनिक ESXM श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए छूट मौजूदा भारत सरकार के निर्देशानुसार दिया जाएगा, है ना। नोट में क्या कहता है देखो, CGPA और GPA में ग्रेड प्रदान करने वाले संस्थानों के मामले में प्रतिशत के संदर्भ में ग्रेड के रूपांतरण के उद्देश्य में इस संबंध में विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाना चाहिए, है ना। दूसरा में क्या कहता है, प्रशिक्षुत या व्यावसायिक प्रशिक्षण अवधि को अनुभव में नहीं गिना जाएगा, है ना। किसी विशेष योग्यता की स्वीकार्यता के बारे में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के मामले में NML प्रबंधन का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा, यानी कि उसका जो इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, है ना। श्रमिक और सेवाएं शर्तें, देखिए कर्म संख्या 1 से 6 के लिए मासिक वेतन क्या आपको मिलने वाला है। देखिए 1 से 6 के बीच में आपको दिखाते हैं, है ना। देखिए 1 से 6 के लिए माइनिंग ओवर माइन, मैगजीन इंचार्ज, मैकेनिकल सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, वोकेशनल, है ना, वोकेशनल जूनियर, माइनिंग सरदार, है ना, जो है ये सबको मिलने वाला है 50,000। बात करते हैं कर्म संख्या 7 में है माइनिंग सरदार को क्या मिलने वाला है, 40,000 रुपये समेकित निश्चित मासिक वेतन मिलने वाला है दोस्तों, है ना। देखिए 3 नंबर में क्या करता है कि HRA, है ना, कंपनी आवास उपलब्ध के अधीन, है ना, कंपनी के नियमों के अनुसार प्रदान किया जाएगा। कंपनी चाहेगी तो आपको आवास भी देगी। आधिकारिक दौर पर कंपनी लागू होने पर TA, DA
प्रतिपूर्ति करेगी, है ना। टीडीए भी आपको मिलेगा। चिकित्सा की भी सुविधा दिया गया है दोस्तों। देखिए, पति पत्नी केवल एक को मिलेगा और आश्रित बच्चों 2 के लिए। अविवाहित पुत्रों के मामले में 25 वर्ष से कम की आयु तक के बच्चों को आपको मिलेगा, है ना। अविवाहित पुत्रियों के मामले में 30 वर्ष की आयु तक, और आश्रित माता पिता के लिए अवधि दौर पर बढ़ा दी जाएगी, है ना। बढ़ा दी जाएगी। आपका माता पिता भी हैं तो उसको भी आपको फैसिलिटी मिलेगा, है ना। कार्य की अवधि की बात करें दोस्तों तो नियमित अवधि रोजगार की अवधि शुरू में 3 वर्ष तक होगी, और संगठनात्मक आवश्यकताओं और एफटीए के प्रदर्शन के आधार पर, है ना, 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है दोस्तों। देखिए, शुरू में आपको 3 वर्ष के लिए लिया जाएगा, बाद में आवश्यकता होगी तो इसे 2 वर्ष के लिए भी एक्सटेंड किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, है ना। चयन प्रक्रिया की बात करें दोस्तों तो देखिए, चयन प्रक्रिया में क्या क्या है। तो पात्र उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा, उसके बाद कौशल प्रशिक्षण गुजरना होगा, जिसका विवरण नीचे दिया गया है ना। पहला चरण में दूसरा चरणों के आधारित होगा। देखिए, पहला चरण क्या कहता है कि आधारित परीक्षा, है ना, सीबीटी। उसके बाद दूसरा चरण कौशल प्रशिक्षण से होगा, है ना। पहला चरण सीबीटी मोड में लिया जाएगा, है ना। परीक्षा सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी, मात्रात्मक योग्यता, तर्क और व्यापार क्षेत्र की विषय विशिष्ट परीक्षा शामिल होंगे, है ना। लिखित परीक्षा के लिए अर्हक अंक सामान्य ईडब्ल्यूएस श्रेणी के मामले में 40% अंक, और ST/SC OBC नॉन क्रीमिलियर उम्मीदवारों के मामले में 30% अंक लाना होगा। देखिए, जनरल और ये EWS के लिए 40 अंक लाना है, और ST/SC OBC के लिए 30% लाना अनिवार्य होगा, है ना। CBT परीक्षा में 120 प्रश्न होंगे, जिसमें से 40 प्रश्न सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी, मात्रात्मक योग्यता, तर्क शक्ति में MCQ होंगे, है ना, MCQ होंगे, और शेष 80 प्रश्न जो होंगे व्यापार विषय से होंगे, ठीक ना। व्यापार विषय से MCQ में होंगे। परीक्षा की अवधि देखिए दोस्तों 2 घंटा की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे, तथा प्रत्येक गलत के लिए आपको 0.5 अंक काट लिए जाएंगे, है ना। हालांकि अनुत्तरित प्रश्नों के लिए कोई नकारात्मक अंक नहीं होगा, ठीक ना। लिखित परीक्षा की बात करें, है ना, प्रदर्शन के आधार पर, है ना। प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवार को कौशल प्रशिक्षण के लिए 1:5 के कॉल, है ना, अनुपात के आधार पर योग्यता, कर्म, विषय, क्षेत्रवार और श्रेणी पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। 1:5 के अनुसार आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। द्वितीय चरण कौशल प्रशिक्षण केवल अर्हक प्रकृति का होगा, है ना। और कौशल प्रशिक्षण के लिए अर्हता अंक सामान्य EWS श्रेणी के लिए 40% अंक, और ST/SC OBC के लिए उम्मीदवारों के लिए 30% अंक लाना होगा, है ना। कौशल प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के लिए CBT परीक्षा के अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट लिस्ट सूची जारी किया जाएगा, यानी मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, है ना। तो आप देख लीजिएगा, इतना लाना होगा आपको, अनिवार्य है ना। परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ रहने वाला है, चलिए जानते हैं। पहला चरण CBT परीक्षा यानी रांची झारखंड और भुवनेश्वर। दूसरा कहाँ, भुवनेश्वर उड़ीसा में, है ना। परीक्षा केंद्र पर आयोजित की जाएगी। द्वितीय चरण और कौशल परीक्षा झारखंड या उड़ीसा में NTPC NML की किसी भी कोयल खनन परियोजना में आयोजित की जाएगी, है ना। चरण CBT परीक्षा के लिए स्थल पता एडमिट कार्ड के माध्यम से सूचित किया जाएगा, है ना। दूसरा कौशल प्रशिक्षण शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, उम्मीदवार को सूचित किया जाएगा। उसके बाद उसको आपको कॉल किया जाएगा कि आपका नाम लिस्ट में आ गया, है ना। सामान्य शर्तें चले जानते हैं, देखते हैं क्या क्या शर्त है इसमें। केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन पत्र कर सकते हैं, मतलब भारत से बाहर का आदमी लोग इसको नहीं भर सकते हैं। सभी योग्यता विश्वविद्यालय संस्थान सरकारी मान्यता बोर्ड, है ना, राज्य तकनीकी बोर्ड होना चाहिए जो भारत मान्यता प्राप्त और अनुमोदन है, यानी AICTE से जो अप्रूवल है उसी को इसमें फॉर्म भरने दिया जाएगा, है ना। आय, अनुभव, आवश्यकता, योग्यता सभी गणनाएं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि विज्ञापन में उल्लेखित के अनुसार दिया गया है ना। तो आप देख लीजिएगा। बात करते हैं स्वास्थ्य, है ना। उम्मीदवार का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। शामिल होने से पहले उम्मीदवार को मेडिकल प्रशिक्षण से गुजरना होगा, यानी सबसे पहले आपको मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद ही कुछ किया जाएगा, है ना। NTPC NML के किसी भी अस्पताल में मेडिकल जांच करानी होगी। CMO NTPC NML निर्णय अंतिम है, बाध्यकारी होगा,
स्वास्थ्य मानकों में कोई छूट नहीं दी जाएगी। लोग आयोग पाए जाएंगे उन्हें रोजगार के लिए आरोग्य घोषित कर दिया जाएगा। आपको फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हम फिट हैं, तभी आपको सिलेक्शन किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। आवेदन कैसे करना है, चलिए जानते हैं आवेदन करने का क्या क्या शर्तें हैं। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने के लिए हमारे वेबसाइट career.ntpc.co.in पर लॉगिन करके आवेदन का कोई अन्य साधन तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि आपको ऑनलाइन ही भरना है ना। उम्मीदवार के पास वैध ईमेल आईडी होना आवश्यक है। उम्मीदवार को भेजे गए किसी भी ईमेल पर बाउंस बैंक होने के लिए एनएमएल जिम्मेदार नहीं होगा, है ना। सामान्य ह्यूमर WS/NSA यानी नॉन क्रिमिलियर श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार को 300 रुपये का गैर वापसी योग्य आवेदन शुल्क लगने वाला है, यानी कि शुल्क की बात करें तो शुल्क इसमें 300 रुपया लगने वाला है ना। बात करते हैं उन उम्मीदवारों की, है ना, उन उम्मीदवारों के लिए विशेष विचार जिनको विज्ञापन के NML 1/2023 के तहत प्रवेश पत्र भरी गए थे, है ना, जो 2023 में भरे थे उनके लिए ये दिया गया है ना। जिन अभ्यर्थियों ने पिछले भर्ती अभियान यानी विज्ञापन संख्या 1/2023 के आवेदन किया है, पात्र पाए गए हैं, 21/1/2024 को आयोजित लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं, इस भर्ती विज्ञापन के लिए आवेदन शुल्क छूट दी जाएगी। देखिए पिछला साल जो भरे थे, जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, उसको 21/1/2024 को आयोजित परीक्षा होने वाला था लेकिन नहीं हुआ, तो उसको इस परीक्षा का जो भरे हैं तो शुल्क नहीं लगने वाला है। ऐसे अभ्यर्थी जो पिछली भर्ती की कट ऑफ तिथि 31/12/2023 के अनुसार ऊपरी आयु सीमा मापदंडों को पूरा करते हैं, है ना, तथा इस भर्ती में आयु सीमा से अधिक हैं, तो उन्हें आवेदन करने की अनुमति है, तो उसको हमें अनुमति दे दिया है। जिसका जैसे पिछला साल जो भरे थे 2023 में, उसका डेट अगर पार हो गया है, उसका आयु एज पार हो गया है, तो उसको छूट दिया जा रहा है ना। ऐसे कैंडिडेट कोई हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे उम्मीदवार, है ना, ऐसे उम्मीदवार को 21 जनवरी 2024 को लिखित परीक्षा के लिए अपना एडमिट कार्ड आवेदन पोर्टल पर अपलोड करना होगा, है ना, अपलोड करना होगा, तभी आपको जो 300 रुपये लग रहा है शुल्क वो नहीं लगेगा। आवेदन पोर्टल पर आयु में छूट या शुल्क में छूट लाभ उठाने के लिए एडमिट कार्ड से रोल नंबर और आवेदन संख्या विवरण प्रदान करना होगा, यानी कि अपलोड करना होगा, देना होगा, बताना होगा कि हम भरे थे, है ना। बात करते हैं आवेदन शुल्क भुगतान ऑनलाइन मोड पर, है ना। उम्मीदवारों के पास शुल्क भुगतान ऑनलाइन नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI के माध्यम से करने का विकल्प है। ऑनलाइन भुगतान SB कलेक्ट के लिए लिंक ऑनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध होगा। भुगतान के तरीके के आधार पर बैंक द्वारा अतिरिक्त प्रसंस्करण शुल्क लिया जा सकता है। भुगतान करने के बाद, है ना, उम्मीदवार को ई-रसीद या SBI चालान की प्रति अपलोड करनी होगी और आवेदन पोर्टल में SBI कलेक्ट संदर्भ संख्या भुगतान तिथि दर्ज करनी होगी। आप किस डेट को पेमेंट किए थे उसका पेमेंट स्लिप आपको अपलोड करना है ना। बात करते हैं, एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। नोट में दिया गया है दोस्तों कि आप जो पेमेंट कर दिए हो वो आपको वापसी नहीं होगा, रिफंड नहीं होने वाला है। इसलिए अभ्यर्थी से अनुरोध है कि वे आवेदन शुल्क का भुगतान करने से पहले अपनी पात्रता मापदंडों की जांच कर लें। आपने अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ लेना है, उसके बाद ही अप्लाई करना है। अगर एलिजिबल हैं इस फॉर्म के लिए तो आप भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भरिएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अभ्यर्थी को सिस्टम द्वारा उत्पन्न पंजीकरण पर्ची को विशिष्ट आवेदन संख्या के साथ डाउनलोड करना होगा, है ना। पंजीकरण पर्ची के प्रति अभ्यर्थी विषय के संदर्भ के लिए आप अपने पास रख सकते हैं, है ना। आप एप्लीकेशन फॉर्म जैसे सबमिट करिएगा तो उसके बाद प्रिंट आउट करके रखना है। किसी दस्तावेज के डाक पर भेजने की आवश्यकता नहीं है, उसको आवश्यकता नहीं है, अपने पास रख लीजिए फ्यूचर के लिए, है ना। यह अनिवार्य है कि पात्र अभ्यर्थी पद के लिए आवेदन करते समय विज्ञापन को पूरा पढ़े तथा दी गई सभी शर्तों से सहमत हो। कोई भी अतिरिक्त परिशिष्ट शुद्ध पत्र अद्यतन केवल हमारी वेबसाइट और आवेदन पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा, है ना। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से संबंधित अपडेट के लिए नियमित रूप से हमारे वेबसाइट career.ntpc.com देखते रहना है ना, कभी भी निकाल सकता है ना। अब देखिए गतिविधि में देखिए ऑनलाइन आवेदन
जमा करने की प्रारंभिक तिथि 17/7/2024 को है ना, रात 12 बजे से, है ना। और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5/8/2024 यानी 11:45 तक आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद। हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। बाय बाय।